जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है शुक्र का राशि परिवर्तन। शुक्र 2 दिसंबर को अपनी राशि धनु राशि से मकर राशि में परिवर्तन कर रहे हैं और यहां पर वो लगातार 28 दिसंबर तक बने रहेंगे। तो शुक्र लगभग हर महीने अपनी राशि बदलते हैं। 26 से 27 दिन में आमतौर पर सूर्य के आसपास बने रहते हैं। इसका प्रभाव किस तरह देखें तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि शुक्र से हमने देखना क्या है, शुक्र किन चीजों को कंट्रोल करता है ना। जैसे हर सब्जेक्ट के लिए एक टीचर होता है, तो उस टीचर का, उस अध्यापक का जो कार्य क्षेत्र है वो अपना सब्जेक्ट होता है। मैथ के टीचर खाली मैथ पढ़ाते हैं। ठीक इसी तरह शुक्र का रोल भोग विलास, आनंद, आभूषण, विवाह, प्रेम, सौंदर्य, एक्टिंग, शूटिंग, इससे मिलता जुलता है। तो अगर शुक्र अच्छा होगा तो इन सब चीजों का सुख प्राप्त होगा, और शुक्र कमजोर होगा तो यही सब चीजें कमजोर हो जाएंगी। तो यही सारा विषय देखना है। तो क्योंकि मकर राशि में जा रहे हैं और मकर राशि में वो होता है मित्र, तो पहला प्लस पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा कि एक और अलग से बात समझनी है कि शुक्र 7वें भाव का कारक है। कारक का मतलब है मुख्य रूप से वह प्रभाव करता है। 7वां भाव वैवाहिक जीवन का है, इसलिए 7वें भाव का बड़ा महत्व है जीवन में। हमारा आधा जीवन, हमारा बेटर हाफ वहीं से हम लोग देखते हैं। तो शुक्र का प्लेसमेंट कैसा है और उसका परिवर्तन होने पर मकर राशि में सभी लग्नों पर इसका किस तरह प्रभाव होगा, इसी को समझने के लिए यह वीडियो बनाया गया। तो अब एक एक करके सारी चीजों को ले लेते हैं। तो पहले मेष लगन को लेते हैं। अब मेष लगन की स्थिति यह है कि ये दशम भाव में आएंगे। दशम भाव में अच्छा है, मित्र है, इसका अच्छा प्रभाव देखने में आएगा। पर वो मेष लगन के लिए मित्र नहीं है, वहां का कारक भी नहीं है। जब हम कारक और अकारक देखते हैं, कारक का अर्थ होता है जो वहां के शुभ भावों का स्वामी हो। अब यहां पर वो 2 मारक भावों का, दूसरे और 7वें भाव का स्वामी है। तो इससे मिला जुला सा प्रभाव आएगा। बहुत बुरा नहीं आएगा, पर मिला जुला सा प्रभाव देखने में आएगा। तो पॉजिटिव है लेकिन बहुत अच्छा नहीं। तो मेष के लिए क्या स्थिति हुई कि धन की स्थिति को लेकर के अच्छा रहेगा, पैतृक संपदा को लेकर अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन को लेकर के भी कुछ अच्छा रहने की पूरी उम्मीद है। लेकिन क्योंकि अकारक ग्रह है, इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा फल नहीं प्राप्त होगा। नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, पर जितना जबरदस्त रिजल्ट शुक्र रुपए पैसे धन संपदा से देते हैं, ऐसा नहीं देंगे। अब शुक्र की केवल एक दृष्टि होती है, तो वो अपनी पूरी दृष्टि से कहां देख रहा है? चौथे भाव पर। चौथा भाव पर उसकी शत्रु दृष्टि पड़ रही है, तो वहां पर वो मित्र दृष्टि नहीं है, समभाव से देख रहा है। तो अर्थ ये निकलेगा कि जब शुक्र को वो देखेगा तो कहीं ना कहीं उस घर से संबंधित तनाव बढ़ेंगे। तो अब क्या रिजल्ट निकला कि मन में असंतोष, किसी तरह का भय, तनाव संभव है। कार्य क्षेत्र में लाभ हो रहा है, पैतृक संपदा में लाभ हो रहा है, वैवाहिक जीवन, ससुराल से मिलने वाले सुख ठीक है, लेकिन फिर भी मन में एक उपाभोग की स्थिति लगातार इस 26-27 दिन बनी रह सकती है। इसी बात को वृषभ के लिए समझते हैं। अब ये वृषभ लग्न का तो स्वामी ही है, जबरदस्त कारक है, 9वें भाव में बैठा है, बहुत अच्छी स्थिति है, यहां कोई नुकसान की बात नहीं है। अब ये षष्ठेश भी है। अब एक ज्योतिष का सुंदर नियम है, कोई ग्रह अगर लग्न का भी स्वामी हो और 6ठे या 8वें भाव का स्वामी भी हो, तो उसको षष्ठेश या अष्टमेश या द्वादशेश होने का दोष नहीं लगता। तो मेष लग्न में अगर आप देखेंगे तो मंगल लग्न और अष्टम भाव का स्वामी है, तो उसे लग्नेश ही कहा जाता है। वृषभ लग्न में शुक्र को देखेंगे तो लग्न और सप्तम का स्वामी है। और ठीक इसी तरह अगर आप कुंभ लग्न को देखेंगे तो द्वादशेश और लग्नेश एक ही ग्रह शनि होता है। तो इनमें लग्न की प्रायोरिटी ज्यादा है, उसे केंद्र और त्रिकोण दोनों समझा जाता है, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस डबल हो जाती है, यानी वो ज्यादा अच्छा फल देता है।
तो जो बुरे फल मिलने वाले होते हैं वो गौण, कम, स्लो या धीमे या ना के बराबर रह जाते। तो अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं। तो यहां पर शुक्र त्रिकोण में बैठा है, भाग्य भाव में बैठा है, पिता के भाव में बैठा है, संतान से संतान के भाव में बैठा है, पांचवें भाव से पांचवें भाव। तो कुछ हद तक आपकी सेहत, आपका व्यक्तित्व, आपके सौंदर्य को इंप्रूव करेगा, भाग्य को इंप्रूव करेगा, पिता के साथ तालमेल की स्थितियों को भी इंप्रूव करेगा। लेकिन नुकसान थोड़ा ये देखने में आएगा कि पिता का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है। धर्म के प्रति मोह कम हो, मतलब मन की चंचलता बढ़े, धर्म के प्रति लगाव कम हो, पिता के प्रति थोड़ी सी उद्दंडता, थोड़ा सा विरोध भी बढ़ जाए, पिता का स्वास्थ्य खराब, तो मैंने बताया ये मिले जुले प्रभाव है। लेकिन क्योंकि लगन का स्वामी है तो अच्छा फल। अब इसकी एकमात्र दृष्टि आएगी तीसरे भाव पे, और वहां शत्रु दृष्टि डाल रहा है, कर्क राशि है, वहां का स्वामी होते हैं चंद्र। तो चंद्र के साथ इसकी मैत्री भाव नहीं है, तो अर्थ ये निकलेगा कि आपके एफर्ट्स कम होंगे, आपके प्रयासों में कमी देखने में आ सकती है। भाइयों के साथ तालमेल की कोई कमी, जितनी मेहनत की हम उम्मीद करते हैं उतनी मेहनत नहीं करना, तो पिता के सहारे या पिता के साथ भागदौड़ में इन्वॉल्व रहना, अपने सौंदर्य की बात देखना, अपनी पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व का लाभ देखना, ये देखने में आएगा। अच्छा है, कोई विशेष नुकसान नहीं है, ये गुड फल देगा। अब बात करते हैं मिथुन लगन की। अब मिथुन के लिए वो 8वें भाव में बैठेगा। अब लगन का तो स्वामी है, लेकिन यहां पर ये कारक नहीं है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी भी है, 8वें भाव में बैठा है और 5वें भाव का स्वामी भी है, तो ये न्यूट्रल हो गया। 5वें भाव से जितना अच्छा फल देने वाला था उतना ही 12वें भाव का स्वामी होने के कारण फल इसने खराब कर दिया। न्यूट्रल होने के बाद में बैठ गया 8वें भाव में। अब 8वां भाव में पापी ग्रह होता, खासतौर पे शनि और राहु, वो तो बड़ा अच्छा फल देते हैं, लेकिन शुभ ग्रह आमतौर पर बहुत अच्छा फल नहीं देते। तो यहां क्या नुकसान देखने में आ सकता है कि खर्चे ज्यादा होंगे, संतान को लेकर के तनाव आएगा, क्योंकि 5वें भाव का स्वामी है। 5वें भाव से हमने क्या देखना है, संतान, तो संतान का स्वास्थ्य, संतान के साथ तालमेल की स्थितियां कमजोर। 5वां भाव है हमारा डाइजेशन, डाइजेशन से संबंधित कोई तनाव, हमारी एजुकेशन भी 5वें भाव से देखनी है, तो थोड़ा बहुत एजुकेशन से संबंधित भी तनाव देखने में आएगा। 5वें भाव से हम विचारशीलता देखते हैं, किसी कार्य को करने के लिए प्लान बनाना, उसके बारे में सोचना, यहां पर भी दिक्कत देखने में आएगी। तो अर्थ क्या निकला कि मिथुन के लिए ये गोचर शुभ फल नहीं देगा, खर्चे बढ़ेंगे, प्लानिंग्स खराब होंगी, कुछ सेविंग्स कम हो जाएंगी, ये स्थितियां देखने में आएंगी, तो इसका शुभ लाभ होता हुआ दिखाई नहीं देता। कर्क की बात करते हैं। कर्क के लिए एक एवरेज सिचुएशन मेंटेन करता है, क्योंकि ये चौथे घर से होके चौथे भाव का स्वामी है, इस लिहाज तो अच्छा है, लेकिन 11वें भाव का स्वामी भी है, और वो त्रिषड आय, 3, 6, 11 उपचय भाव का स्वामी, तो थोड़ी खराब स्थिति मेंटेन करता है। फिर छठे घर से छठे घर का स्वामी 11वां, इस लिहाज शुक्र यहां पर एक एवरेज सिचुएशन मेंटेन करता है, और बैठा है 7वें भाव में, और 7वें भाव में गोचर में शुक्र अच्छा प्रभाव नहीं करता है, क्योंकि लगन का शत्रु भी है। तो स्थितियां ये रहेगी, यहां इनके लिए एक एवरेज सिचुएशन आएगी, बहुत बुरी तो नहीं होगी पर एवरेज। इनकम इंप्रूव हो सकती है, वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव देखने में आ सकते हैं, अपनी सेहत, अपने सौंदर्य की कोई छोटी मोटी किल्लत देखने में आ सकती है, मां के साथ सुख बढ़ता हुआ, तालमेल बढ़ता हुआ, अपने घर का, मकान के सुख, मन को कोई आनंद देने वाली बात हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा व्यक्तित्व प्रभावित हो रहा है, आमदनी इंप्रूव हो रही है, वैवाहिक जीवन और ससुराल वालों से तालमेल की कुछ कमी है, और अपनी सेहत पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये मिला जुला सा यहाँ पे प्रभाव है, बहुत अच्छा नहीं है, एक एवरेज सिचुएशन मेंटेन करेगा। सिंह लगन की बात करते हैं, तो सिंह के लिए क्या स्थिति है, छठे भाव में बैठा है। विशेष रूप से छठे भाव में शुक्र बहुत बुरा प्रभाव करता है। काल पुरुष की कुंडली अगर हम मेष लगन की बनाते हैं तो छठे भाव में कन्या राशि आएगी, और कन्या राशि में शुक्र होते हैं नीच के। तो एक लमसम तरीका समझो कि छठे भाव में पापी ग्रह तो बहुत अच्छा असर करते हैं, लेकिन शुभ ग्रह गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ पे एक योग ये है कि दशम भाव का स्वामी अगर त्रिक भाव में जाए तो दशम भाव की स्थिति को खराब करता है, तो आपका स्टेटस प्रभावित होगा,
आपका कार्य क्षेत्र पर आपकी समस्याएं बढ़ेंगी, आपके भाइयों के साथ तालमेल, आपके परफॉर्मेंस निकालने की ताकत प्रभावित होगी। जनरली हम कहते थे ना, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं आ पा रहे, ये स्थितियां देखने में आ सकती है। तो लगन का भी शत्रु है, छठे घर में भी बैठा है, एक भाव अच्छा एक भाव खराब है, तो इसका मिला जुला प्रभाव बुरा आएगा। नुकसान सेहत को लेकर, कर्ज को लेकर, बीमारियों को लेकर के तनाव देखने में आ सकता है। खर्चे थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा हो सकते हैं, फिजूल के हो सकते हैं, किसी को पैसा दे दें और वापस ना आए, ऐसा भी हो सकता है। कोई पेमेंट, जनरल बोलते हैं पेमेंट मर गई, ऐसा भी हो सकता है। तो ये थोड़े मिले जुले प्रभाव देखने में आएंगे, तो अच्छा नहीं है। कन्या की बात करते हैं। कन्या लगन के लिए बैठेंगे पंचम भाव में। अब लगन के मित्र, एक बात तो ये प्लस पॉइंट है, दूसरा ये नौवें भाव और दूसरे भाव के स्वामी है। अब एक अलग से बढ़िया बात बताता हूं कि दूसरा भाव है धन भाव, उसका नौवें भाव, 10वें भाव या 11वें भाव से कोई संपर्क बने, लिंक बन जाए, ग्रह अदला बदली करके बैठे हों, ग्रह एक दूसरे के साथ बैठे हों, किसी भी तरह से लिंक बने, तो इसे धन योग कहते हैं। यहां पर क्या स्थिति है कि शुक्र इन दो भावों का एक साथ स्वामी बन के आ गया है, धन भाव का भी और भाग्य भाव का भी, तो इस कारण बहुत अच्छा फल दे सकता है। धन भाव से चौथे भाव में बैठा है, धन बढ़ाने वाला, रुपया पैसा, मान सम्मान, बोली भाषा, व्यक्तित्व इंप्रूव, संतान का सुख, ज्ञान इंप्रूव, ये सब चीजें फायदे में। भाग्य की स्थिति अच्छी। एक अलग से नियम है, इस पर भी ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया चीज है ये भी। त्रिकोण के स्वामी अगर एक दूसरे त्रिकोण में चले जाएं, जैसे इस कुंडली में देखें तो त्रिकोण है एक जहां वृषभ राशि लिखी है, नौवां भाव, और उसका स्वामी दूसरे त्रिकोण यानी पंचम भाव में चला गया जहां पे मकर राशि लिखी है। तो ऐसी परिस्थिति में भी जहां जाता है वहां तो अच्छा असर करता है, लेकिन जहां का स्वामी है वहां बुरा प्रभाव देखने में आता है। ये भी एक अलग नियम है, इस पर पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया है। खैर, तो अच्छा है, भाग्य को इंप्रूव करने वाला है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य पर कोई तकलीफ होगी। संतान के सुख, संतान से मिलने वाली प्रसन्नता और आनंद, संतान की कामयाबी का आनंद, संतान की धन का आनंद, पैतृक संपदा का आनंद, बोली भाषा और कुटुंब से सहयोग, सभी कुछ अच्छा मालूम देता है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा कन्या के लिए। तुला लगन की बात करते हैं, लगन का ही स्वामी है। अब यहां फिर देखें, ये लगन का स्वामी भी है और अष्टम का स्वामी भी है, लेकिन क्योंकि लगन का स्वामी है इसलिए इसे अष्टमेश नहीं गिना जाएगा, इसे लग्नेश ही गिना जाएगा। अब लग्नेश है, लगन का स्वामी है और अपने से चौथे भाव केंद्र में बैठा है, सुखों के भाव में, बहुत अच्छी स्थिति, एकदम पॉजिटिव, और वहां से कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं अपनी दृष्टि से, कर्क राशि दशम भाव। तो कार्य क्षेत्र पे परफॉर्मेंस थोड़ी कम आएगी लेकिन इंप्रूव होगी, सुख बहुत बढ़ेंगे, मन बहुत प्रसन्न रहेगा, आनंद का अनुभव होगा, उच्च शिक्षा, घूमने जाने का योग बन सकता है, उच्च शिक्षा का योग बनेगा, इस दौरान कुछ हालात बन सकते हैं। अपने मकान वाहन से संबंधित भी कुछ पॉजिटिविटी देखने में आ सकती है। माता जी के साथ तालमेल बहुत अच्छे रहेंगे, इसका भी लाभ देखने में आ सकता है। तो कोई भी खराबी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो तुला के लिए भी ये बहुत अच्छी है, ये गोचर जाने वाला है। वृश्चिक की बात करते हैं, तो अब यहां पर शुक्र जबरदस्त अकारक है, एक 7वें भाव और एक 12वें भाव का स्वामी है, दोनों ही खराब घर है, बैठा भी तीसरे घर में। अब ये भी अच्छा नहीं, त्रिक भाव होते हैं ना, त्रिषड आए, त्रिक नहीं त्रिषड आए, 3-6 घर, तो यहां पर बैठा है, तो ये एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। आपकी मेहनत प्रभावित हो रही है, आपके खर्चे ऐसी जगह हो रहे हैं जिसका आप रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे। वैवाहिक जीवन में भी कुछ थोड़ा बहुत तनाव देखने में आ सकता है। लगन के साथ भी मैत्री नहीं है, तो तीसरे घर में एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा प्रयास देखने में आते हैं, जिसका कुछ हद तक नुकसान वैवाहिक जीवन पर आता है। आप समझिए, मन की चंचलता बढ़ जाती है, एक तरह से पराई स्त्री के प्रति मोह बढ़ सकता है, इसका नुकसान आपके वैवाहिक जीवन पर आएगा। बहुत अधिक खर्च कर रहे हैं आनंद के लिए, घूमने फिरने, तफरी, फिल्म वगैरह में, तो अभी इसका नुकसान एक दिन पारिवारिक जीवन पर आने वाला है। तो वृश्चिक के लिए ये खर्च खराबी का है, पारिवारिक क्लेश का है, तनाव का है, कुछ विशेष आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो ये गोचर बुरा फल देने वाला है, नुकसान देने वाला है, थोड़ा सावधान रहना चाहिए। धनु की बात करते हैं, तो धनु के लिए भी ये गोचर कोई खास अच्छा नहीं है।
ये 11वें भाव और छठे भाव का स्वामी है। अब छठा भाव मतलब वृषभ राशि जहां लिखी है, छठे से छठा तुला राशि लिखी है, यानी दोनों ही राशियां खराब, त्रिषठ आए के दोनों भाव एक साथ आ गए। तो बुरा है, अकारक है, लगन का मित्र भी नहीं है और बैठा है दूसरे भाव में। तो इन दो भावों का स्वामी होकर दूसरे भाव में बैठा है, इसे हम कहते हैं बोली भाषा की कमी। आपके भाषा का अंदाज थोड़ा बिगड़ जाए, आप कह तो सही रहे, सुन रहे हैं, उन्हें कुछ और ही सुनाई दे गया, उन्होंने उसके अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया और इसका बुरा प्रभाव किसको आएगा? आपको। तो भाषा का थोड़ा सा दुरुपयोग हो सकता है, मन की चंचलता, कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जाए जिसका नुकसान हो, ये देखने में आ सकता है। शत्रु थोड़े से हावी हो सकते हैं, ये देखने में आ सकता है। लेकिन आमदनी इंप्रूव होती है, इनकम बढ़ती है, तो इनकम को कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ आपकी भाषा, मन की चंचलता को समझना है। आप इसे मिला जुला प्रभाव समझ लीजिए, बहुत अच्छा भी नहीं है तो बुरा भी नहीं, क्योंकि इनकम तो इंप्रूव हो ही रही है। मकर की बात करते हैं, मकर के लगन में ही बैठे हैं, मित्र हैं, कारक हैं, जबरदस्त कारक हैं, बहुत शुभ फल देने वाले होते हैं मकर लगन के लिए। केंद्र त्रिकोण के स्वामी है, इससे अच्छी स्थिति हो ही नहीं सकती। तो स्टेटस इंप्रूव होगा, कार्य क्षेत्र, वहां आपका नाम, फेम, इस सब की गुंजाइशें हैं। इसके अलावा एक चीज देखी जाए तो आपका रंग, रूप, सौंदर्य, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी चमकेगी। संतान के साथ आपके सुखों का योग इंप्रूव होगा, ये स्थिति भी दिखाई देती है। आपकी नॉलेज की वाहवाही होगी, क्या शानदार बात करते हैं, कितने अच्छे से बात समझा दी, इस तरीके की। तो आपका नॉलेज, आपका इनिशिएशन इंप्रूव हो रहा है, आपकी प्लानिंग्स इंप्रूव हो रही है और उसका फायदा आपको कार्य क्षेत्र पर मिल रहा है। धन कमा रहे और चेहरे पर चमक है, धन की, आनंद की और सौंदर्य की। तो बहुत ही अच्छा गोचर मकर के लिए है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। कुंभ की बात करते हैं तो यहां ये बैठा 12वें घर में। आमतौर पर 12वें घर में सभी ग्रह कोई खास अच्छा असर नहीं करते, पर शुक्र बहुत अच्छा करता है 12वें घर में, और गुरु भी काफी हद तक अच्छा फल देता है, ये भी एक अलग बात हो गई। यहां पर फिर से केंद्र त्रिकोण का योग बन रहा है, बहुत सुंदर, चौथे घर और 9वें घर का। बहुत अच्छी स्थिति है, भाग्य देने वाला, सुख देने वाला, आनंद देने वाला, धर्म देने वाला, धर्म के प्रति आनंद महसूस करवाने वाला, पॉजिटिव खर्च करना। अब देखिए, खर्चा तो खर्चा है, एक बुरा खर्चा ले लो, कोर्ट कचहरी में खर्च हो गया, अस्पताल में खर्च हो गया, ये बुरा खर्चा है जिसका रिजल्ट कुछ मिला नहीं। पॉजिटिव खर्चा है, आपने अपने बच्चे की शादी करी, आपने मकान बनाया, आपने कुछ खरीदा जो आपके काम आएगा। तो इस दौरान बहुत सा पैसा खर्च हो सकता है जो आपके अपने सुख को बढ़ाने के लिए है, आपके अपने आनंद को बढ़ाने के लिए। तो कोई भी नुकसान इसमें नहीं आएगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। अब आखिरी आ जाती मीन लग्न, इनके लिए वो बैठा है भाव में, लेकिन वो अष्टम भाव का स्वामी और अष्टम से अष्टम तीसरे भाव का स्वामी, अत्यधिक खराब, बिल्कुल अकारक। तो ये शुभ फल नहीं देगा। लेकिन एक जनरल सा नियम है कि 11वें भाव में लगभग सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, पापी ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। तो यह अर्थ होगा कि सेविंग्स आपकी जरा एवरेज रहेंगी, इनकम थोड़ी बहुत हो सकती है, इनकम इंप्रूव में माना नहीं करेंगे, लेकिन आपको आपके भाइयों के साथ तालमेल, आपके स्टाफ के साथ तालमेल को लेकर के स्थितियां थोड़ी सी रहेंगी। जल्दबाजी बहुत रहेगी, बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट निकालना चाहते हो, कोई बहुत कुछ सीख जाना चाहते हो, इस चक्कर में गलतियां होंगी, नुकसान होगा, प्लानिंग फेल होंगी, जिसका नुकसान आपको देखने में आएगा। तो मीन के लिए इस प्रभाव को बुरा या एवरेज कहा जा सकता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स महसूस होंगी, जैसे मिथुन लगन के लिए खराब है, सिंह के लिए खराब है, वृश्चिक के लिए खराब है, और धनु और मीन के लिए भी जरा एवरेज है। तो क्या उपाय करें, वो लिस्ट मैंने, कौन सा मंत्र जाप किया जा सकता है, क्या दान किए जा सकते हैं, वो आपको दिखाइए। तो आप इसका लाभ ले सकते हैं अगर आपको तनाव महसूस हो तो, अन्यथा ज्यादा फिक्र की बात नहीं। कुल 26 दिन की ये गोचर है, ये निकल जाएगा।